नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पेपर पिछले कुछ सालों से काफ़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगा है। रियल लाइफ केस स्टडीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो बच्चों को लगता है कि भाई पेपर काफ़ी टफ हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत ये होती है कि जहाँ हमें आंसर्स लिखने पड़ते हैं, हम चैप्टर समझने में टाइम लगा रहे होते हैं, और जब एक्चुअली आंसर लिखने का टाइम आता है तो हम देखते हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा है हमें आता पूरा है, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को टारगेट करने के लिए मैं ये जो सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, इसमें आपका पूरा एग्जाम से पहले इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाएगा और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको पेपर में लिखने हैं बस उतने ही आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे कम से कम समय में आपने अगर कुछ भी ना पढ़ा हो ना अभी तक तो भी आपकी तैयारी फुल ऑन हो जाएगी। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बुक जो है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में ख़त्म कर लेंगे। आप सिर्फ कॉपी रेडी रखिए, पेन रेडी रखिए और मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को लिखते चलिए। बिल्कुल सरल भाषा से आंसर निकाल के लाया हूँ। जितने भी एनसीईआरटी कीवर्ड्स हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि 1947 से 1990 तक का इंडिया की स्थिति बताता है। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था हमारे भारत में वो 1950 में हुआ था, जिसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। जो जिस समय का प्राइम मिनिस्टर होता है वही नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होगा। कार कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जो 1955 में बनी थी, जिसने इम्फेसिस किया था कि क्या रोल रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का रूरल डेवलपमेंट के लिए, और इसका दूसरा नाम विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी कहलाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे एंड इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इंडिया के सेकंड 5 ईयर प्लान बनाने में, जो कि 1956 से 1961 तक चला। उन्होंने डेवलप किया था महालनोबिस मॉडल, जिसमें फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज। तो महालनोबिस से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इन की पॉइंट्स को लिखकर तैयार कर सकते हैं। 2 मेजर्स बताने हैं जिससे एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान। सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अननेसेसरी और अनवांटेड टैरिफ्स, टैक्सेस, ट्रेड बैरियर्स बिजनेस से हटा देना, जिससे एग्रीकल्चर ट्रेड स्मूथली रन करेगा। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। हमें नोटेबल इकोनॉमिस्ट बताने हैं जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेट करने में मदद की थी। पहले हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, आर.सी. देसाई, और वी के राव भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला था। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ध्यान। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जितने भी कंसेप्ट्स मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में दिए हुए हैं। आपको कहीं और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको पेपर में लिख के आइए, और बहुत आसान भाषा में है। लैंड सीलिंग क्या है? एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड लिमिट कर दिया गया कि भाई इससे ज़्यादा ज़मीन कोई व्यक्ति ओन नहीं करेगा, कोई परिवार ओन नहीं करेगा। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे ज़मीन का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे इनइक्वालिटी ख़त्म हो। इसके अंदर ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया और टेनेंसी रिफॉर्म यानी कि टेनेंट किराएदार वाले नए रिफॉर्म्स बनाए गए। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? पीओक्यू में आया हुआ है। वो पोर्शन जब एग्रीकल्चर हमारा तैयार हो जाए, हमारी खेतीबाड़ी हो जाए और हम अपने कंजम्पशन के लिए उसमें से खेतीबाड़ी निकाल लें, तो अपनी पर्सनल फैमिली के बाद बचा कुचा जो भी है जिसको मार्केट में बेचा जाएगा, उस खेतीबाड़ी को हम मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज टू सर्व ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेनली थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड मार्केट एक्सपेंशन फॉर ब्रिटिश गुड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सवाल पूछ रहा है कि प्राइमरी मोटिव क्या था इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का ब्रिटिश के द्वारा? तो सिर्फ अपना फ़ायदा था। तो देखिए, वही की लाइन पे आपको फोकस करना है। कैसे करा? इंडिया से सारे रॉ मटेरियल तो ले जाते थे और अपना मार्केट बढ़ाते थे, ब्रिटिश का सामान यहाँ पर बेचते कर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश टू इंडिया, और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिए क्या था? उन्होंने रेलवे डेवलप करवाया था, जिससे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। पहला सेंसस भारत का कब हुआ था? 1881 में। हमें बताना है रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर। 3 नंबर के हिसाब से पेपर में आएगा। तो सबसे पहले इसने ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करा, जिससे लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान रहा। इससे ब्रिटिश को काफ़ी हेल्प मिली अपना मार्केट एक्सपेंड करने में, जिससे सारा सामान भारत के अलग अलग कोनों में जाकर बिकने लगा। इससे एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ, क्योंकि जब ज़्यादा बिक रहा था तो ज़्यादा उगाने की भी ज़रूरत पड़ी, इसलिए इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया था कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए।
इससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ और वाइडन हो गई, क्योंकि बेनिफिट्स वर लिमिटेड टू ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि जितना फ़ायदा मिल रहा था उसे ब्रिटिश सरकार को मिल रहा था रेदर देन इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और देखिए आपके सारे के सारे सिलेबस के टॉपिक्स भी कवर होते चलेंगे और बहुत ईजी भाषा में है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन अंडर ब्रिटिश राज रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट कैसे था। तो देखिए जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसके आगे ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को बस आप एक्सप्लेन कर दोगे ना, और कुछ नहीं लिखना है, आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उस समय पे ज़मींदारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, मलवारी सिस्टम चलता था, जिससे फार्मर्स काफ़ी एक्सप्लॉइट होते थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत टैक्स लगता था। उस समय पर इरिगेशन, सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी ना होने के कारण से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने के कारण से एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड था मानसून पर, बारिश पे, जिससे खेती कभी कभी ख़राब हो जाती थी क्योंकि बारिश नहीं होती थी। ज़बरदस्ती कमर्शलाइजेशन करवाते थे हमें, यानी कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें उगवाते थे जैसे इंडिगो और कॉटन, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी पर असर पड़ता था और हमें अच्छे पैसे भी नहीं मिलते थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं था क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी से इनोवेशन नहीं हो रहा था फार्मिंग में, और कर्जे का शिकार बन रहे थे, गरीबी का शिकार बन रहे थे फार्मर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स था और मनी लेंडरों ने एक्सप्लॉइट करते थे। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडियन इकोनॉमी की क्या हाल थे आज़ादी से पहले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए कितनी आसानी से आपके सामने पेश किया है। सबसे पहले एग्रीकल्चर की हालत। एग्रीकल्चर काफ़ी स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्डन था क्योंकि उसमें लैंड रेवेन्यू और मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, काफ़ी हैवी लैंड रेवेन्यू से काफ़ी परेशानी होती थी। इंडस्ट्रीज़ के क्या हाल थे। डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ब्रिटिश ने इंडियन इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाला सामान पूर्ण रूप से तबाह हो गया था। फॉरेन ट्रेड। इंडिया सिर्फ और सिर्फ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रिटिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल बन के रह गया था, यानी कि इतने रिसोर्सेज हमारे यहाँ से ले जाते थे अपना सामान बनाने के लिए, और अपना सामान बनने के बाद में इंडिया आकर बेचते थे ज़्यादा पैसों में। तो इंडिया सिर्फ सप्लायर था रॉ मटेरियल का और ब्रिटिश गुड्स की मार्केट था। गरीबी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं था, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को बेनिफिट करने के लिए, जैसे कि रेलवे, स्पोर्ट्स, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिश कॉटन, जूट अपने देश ले जाता था, और इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, और सारा सामान वहाँ से बनाकर बिना टैक्स के इंडिया में आके बेचता था, जिससे सस्ता होता था और इंडियन हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो जाता था। ट्रेड वॉज हाईली एक्सप्लॉयटेटिव सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट, और सारा का सारा ट्रेड ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए किया जाता था। बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड सरप्लस होता था, यानी हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करते थे, तो अच्छी बात होती है, लेकिन उससे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को मिलता था, ना कि भारत को। नो इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी। इंडिया के लिए कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी नहीं थी क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी, क्योंकि ब्रिटिश चला रहा था उसे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स एंड दियर इंटरडिपेंडेंस। सबसे पहले गोल क्या है 5 ईयर प्लान का, तो देखिए बहुत आसानी से लिखा हुआ है, और ये जो कीवर्ड्स आगे लिखे हुए हैं ना, ये आपका पूरा पूरा आंसर बनेंगे। मतलब आपको मन से कुछ नहीं लिखना। बहुत बच्चे लिखते हैं ग्रोथ मतलब ग्रोथ, नहीं भाई, बोर्ड नंबर नहीं देगा। ग्रोथ मतलब जीडीपी में इंक्रीमेंट होना और नेशनल इनकम बढ़ना। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या चाहते हैं भाई, मॉडर्नाइजेशन लाना। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, अरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर सेक्टर में हो जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। सेल्फ रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स ना कर हम खुद के ही देश में उन प्रोडक्ट को उगाएं, बनाएं, जिससे हम आत्मनिर्भर हो पाएँ। नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब है हमारे देश में कुछ ही लोग अमीर ना होते चलें, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ ख़त्म हो जाएं। लास्ट बेरोज़गारी ख़त्म करना, यानी रोज़गार लेकर आना, क्रिएटिंग जॉब्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। अभी गोल्स आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं समझिएगा। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, अगर ग्रोथ होगी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकम भी बढ़ेगी। तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि ग्रोथ होने के कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और इक्विटी भी आती है। नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन जब भी होगा उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सेल्फ रिलायंस होने से हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी विदेशी गुड्स के ऊपर में, और देश के अंदर आर्थिक स्टेबिलिटी यानी कि समानता आएगी। इक्विटी आने से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्रोथ बेनिफिट्स का, यानी ग्रोथ अगर होगा ना तो सिर्फ एक ही सेक्टर का नहीं होगा, एक ही समुदाय का नहीं होगा, बल्कि देश के अंदर सभी लोगों का एक समान ग्रोथ होगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे
और उसके फेलियर क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ याद हो जाएंगे। सबसे पहले फ़ायदे याद करते हैं। तो सबसे पहले फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, खास करके वीट और राइस का। सेल्फ सफिशिएंसी हुई खाने में, हमने विदेशों से इंपोर्ट करना कम कर दी। HYV सीड्स का इस्तेमाल होने लगा, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हुई जिससे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ। ग्रोथ ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज़ लाइक फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैक्टर प्रोडक्शन, इनकी भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन फेलियर्स कहाँ फेल हुआ ये? सबसे पहले तो रीजनल डिस्पैरिटी। कुछ राज्यों को तो बहुत बेनिफिट मिल रहा, कैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबको बहुत फ़ायदा रहा, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया ग्रीन रेवोल्यूशन। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा दी, कैसे? क्योंकि रिच फार्मर्स को तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन गरीब किसानों को ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। एनवायरमेंटल इश्यूज़ आने लगे, क्यों? ज़मीन की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगी, और एक्सेसिव यूज़ होने लगा ग्राउंड वाटर का। लास्ट, निगलेक्ट ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स को निगलेक्ट करा, जिससे एग्रीकल्चर ग्रोथ में इम्बैलेंस शुरू हो गया, क्योंकि ये कुछ ही क्रॉप्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, जैसे कि वीट एंड राइस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1956 में आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या एलिमेंट्स हैं। बस आप जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना याद कर लीजिए। सबसे पहले 1956 की जो पॉलिसी थी उसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट था। सारी की इंडस्ट्रीज उसी के अंदर में थी, जैसे स्टील, एनर्जी और हैवी मशीनरी। इस पॉलिसी के अंदर में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनरी पॉलिसी के अंदर में, इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर दिया था ग्रुप ए में, जिसमें सब कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर में था। ग्रुप बी में, जिसमें जॉइंट सेक्टर था, प्राइवेट भी बना सकता था और पब्लिक भी बना सकता था। ग्रुप सी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे छोड़ दिए गए थे जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही बनाएंगी। इसमें ध्यान दिया गया था हैवी इंडस्ट्रीज पर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे देश के अंदर इंडस्ट्री उद्योग बढ़ें। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडीज दी जा रही थी और रिजर्व किए जा रहे थे। रिजर्व पॉलिसी का मतलब है विदेशी कंपनीज को देश में एंटर नहीं करने देते थे, जिससे डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन ना बढ़े और वो आसानी से काम कर पाएँ। इकोनॉमिक सिस्टम में कितने प्रकार की इकोनॉमीज पाई जाती हैं? सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद करिएगा मेरे पास, ऐसी इकोनॉमी जो कि मार्केट ड्रिवन हो। मार्केट ड्रिवन का मतलब सब कुछ डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट हो, और इसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप में हो, यानी सब चीज़ प्राइवेट ओन में हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यहाँ सभी काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचती है और मार्केट फोर्सेस का इन्फ्लुएंस नहीं होने देती। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसएसआर यानी रशिया। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट भी है, पब्लिक भी। हमारे इंडिया में पब्लिक स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो ये है इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का। नेक्स्ट हमें बताने हैं ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंड टू द टिलर पॉलिसी। एनसीईआरटी में टॉपिक है, इसलिए अलग से क्वेश्चन आपके लिए लिया है। प्रॉपर आंसर है, इसके बाहर कुछ याद नहीं करना। लैंड टू टिलर पॉलिसी का मतलब है जो किसान होते थे जो किराए पर खेती बाड़ी करते थे ज़मीन पर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की, ज़मींदारों की, अब वो ज़मीन उन्हीं को ही डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू द एक्चुअल कल्टिवेटर। जो वास्तव में कल्टिवेटर्स हैं उनको ओनरशिप राइट्स दे दिए जाएँ ज़मीन के। बेनिफिट क्या हुआ? इससे जो लैंडलॉर्ड उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो ख़त्म हो गए। इससे उनको सिक्योरिटी मिली और वो ईजिली इनकरेज हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? किसी और की ज़मीन होती तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो अब अपनी ज़मीन हो गई तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, नई सुविधाएं उसमें लगवाएंगे। इससे इनइक्वालिटी कम हुई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। किसी के पास ज़्यादा ज़मीन थी, किसी थी नहीं, ये चीज़ ठीक हो पाई। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करिएगा इसको अच्छे से कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हम विदेशों से नहीं मंगाएंगे प्रोडक्ट, अपने देश में बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे डिपेंडेंस कम हुआ हमारा फॉरेन गुड्स के ऊपर में बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिला। क्या क्या किया जाता है इसके अंदर में? भाई अब कैसे रोकेंगे इंपोर्ट का? सबसे पहले तो बहुत हैवी टैक्स लगा दीजिए, जो विदेशों से मंगाएगा उस पर बहुत टैक्स लगेगा, जिससे लोग अवॉइड करेंगे। और कोटा कर दीजिए, यानी कि कुछ प्रकार के प्रोडक्ट तो आप मंगा ही नहीं सकते, सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं जो कि कोटा के अंदर होंगे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स दिए गए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था, हम आत्मनिर्भर हुए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिला और फॉरेन एक्सचेंज पर जो डिपेंडेंस था वो कम हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है भाई, लेकिन आंसर अगर आप ये लिख देंगे ना तो आपको प्रॉपर नंबर मिलने वाले हैं। अगर ये टॉपिक आपके सामने आए कि भाई ग्रोथ इक्विटी साथ साथ होने चाहिए, ग्रोथ हो लेकिन अगर एक ही आदमी का विकास होता रहे तो फ़ायदा नहीं, सिर्फ इक्विटी हो ग्रोथ ना हो तो भी बेकार है। क्यों? अब देखिए आंसर कितना अच्छा लिखा हुआ है।
ग्रोथ से इंश्योर होता है कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और जीडीपी बढ़ रही है। और इक्विटी से ये कंफर्म होता है कि भाई सबका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, संपत्ति जो है सब में बराबर है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ग्रोथ विदाउट इक्विटी, अगर सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी और इक्विटी पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे इनइक्वलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, ग्रोथ नहीं है, तो इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो दोनों साथ में होने चाहिए। इसमें फोकस किया गया गरीबी कम करने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए और सोशल जस्टिस हो सभी लोगों के पास में, इससे ग्रोथ विद इक्विटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब 1990 तक क्या हुआ ये हमने पढ़ लिया। अब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ सुनिएगा। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। डीमोनेटाइजेशन का सिंपल मतलब होता है देश में एक प्रकार की करेंसी को लीगल टेंडर स्टेटस से हटा देना, यानी अब उसका चलन बंद हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट को डीमोनेटाइज किया था नवंबर 8, 2016 में। सवाल आएगा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और कोटा क्या होते हैं। इसमें लिमिट लगाई जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिससे ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। सरकारी विभाग जब प्राइवेट के हाथों क्या हो जाता है, बेच दिया जाता है, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है तो सुनिएगा। जब गवर्नमेंट ओन शेयर इन पब्लिक सेक्टर, जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार के द्वारा ओन किए गए शेयर प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच दिए जाते हैं, जिससे फिस्कल बर्डन कम हो जाए, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंसमेंट कब हुई? ये अनाउंस की गई थी 1991 में, इंडियन गवर्नमेंट जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी के बारे में समझाइए। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ रुपी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, इंडियन रुपी की वैल्यू में गिरावट आना फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े और ट्रेड डेफिसिट कम हो, उसे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी कहते हैं। डिवैल्यूएशन सरकार के द्वारा किया जाता है और डेप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई के कारण से होता है। भाई WTO कब स्टैब्लिश हुआ? 1995 में। देखिए 1995 में पहले WTO का नाम था GATT, गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, और 1 जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है भाई? और किन टैक्स को हटाकर GST लगाया गया? GST एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कई सारे मल्टीपल टैक्स को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। भाई GST कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017 में। जितने भी NCERT के की डेट्स थे वो मैंने सब निकाल लिए हैं, तो आपको कहीं से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भैया आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस की एक्टिविटी को दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं। जैसे भाई जो टाटा मोटर्स है वो गाड़ी तो बना देगी, लेकिन गाड़ी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कोई और बनाएगा। भाई एक जूता बनाने वाली कंपनी जूते तो बना देती है, लेकिन उस जूते को रखने के लिए जो डिब्बे हैं वो दूसरी कंपनी बना के देती है। इसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसके अंदर में IT, कस्टमर सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग किसी थर्ड फर्म को दे दिए जाते हैं, और कभी कभी ये फॉरेन कंट्रीज में होता है। नेक्स्ट, लोन टेकन बाय इंडिया इन 1991 एंड एजेंसी अप्रोच्ड। तो इंडिया ने 1991 में $7 बिलियन का क्या लिया था? IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था, जिससे हमारे देश की फाइनेंशियल क्राइसिस कवर हुई थी। और 1991 की पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हम अपने देश में लेकर आए थे। अभी हमने 1956 की हालत पड़ी थी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा? तो इंडस्ट्री वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले तो लाइसेंसिंग हट गया, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई जिस कंपनी को भी अब कोई प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। हुआ क्या था इस लाइसेंसिंग सिस्टम में ना, सरकार के अंदर में काफ़ी करप्शन होने लगा था, तो ये अबॉलिश कर दिया गया। रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन की इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। प्राइवेट ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काफ़ी ख़राब हो गया था। इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले हम क्या करते थे, विदेशी कंपनी को आने नहीं देते थे डर की वजह से कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री के साथ नुकसान होगा। तो अब क्या कर रहे थे, हमने इनकरेज कर रहे थे जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में ज़्यादा हो। हमने अपने ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज का मतलब क्या है? अननेसेसरी ट्रेड टैरिफ्स वगैरह हटा दिए। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो भी हटा दिया, यानी कोटा का सिस्टम भी ख़त्म कर दिया।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्या है और प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाना। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट की मदद से, जिससे प्राइवेट कंपनी और पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसमें प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज ग्रेटर इकोनॉमी दी जाती है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, ऑटोनॉमी दी जाती है, जिससे वो अपना काम ईजिली कर पाएँ। इससे प्राइवेट सेक्टर को इंकरेजमेंट मिलता है इन्वेस्टमेंट करने में। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट? देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और सर्विसेज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आउटसोर्सिंग एंड इंडिया एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन। आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है विदेशी कंपनीज के लिए? देखिए, ग्लोबलाइजेशन आने से शिफ्टिंग जॉब्स टू कॉस्ट इफेक्टिव लोकेशन, कई सारी कंपनी जो हैं वो उन जगहों पर जाकर व्यापार करने लगी जहाँ पे उनको सस्ता कॉस्ट पड़ेगा। इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्किल्ड और इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है ना, और इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है। यहाँ पे कम पैसों में लोग काम करने को तैयार हैं, इसलिए डेवलप नेशन में तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वो लोग इंडिया आते हैं। यहाँ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले PYQ में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाई ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्या पड़ी? चलने देते पुराने वाला? नहीं भाई, हमारे यहाँ का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था बहुत ख़राब था, फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम थे, हमारे यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट आता था। फिस्कल डेफिसिट हमें पता होना चाहिए जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं सरकार की कमाई से, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं करता था। GDP बहुत कम थी और इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरता चला जा रहा था, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कई सारा हम पे प्रेशर पड़ रहा था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रेशर पड़ रहा था कि आप अपने आप को ओपन करिए और बाहर की कंट्रीज़ को आने दीजिए। तो ये कारण थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, और महंगाई भी उस टाइम पे ज़्यादा थी, ये भी आप कारण लिख सकते हो, हाई इन्फ्लेशन रेट जिसे हम कहते हैं। देखिए, आपने वो सुना होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से RBI का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। इसको समझाने का आंसर नहीं मिलता है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेगुलेटर का मतलब है खुद डायरेक्ट मार्केट में कंट्रोल करना, और फैसिलिटेटर का मतलब होता है मदद करना, है ना। पहले तो वर्ड को समझिए। तो कैसे शिफ्ट हो गया? पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन रखता था। सबसे पहले लिखेंगे इट रिड्यूस द कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट पे अपना कंट्रोल रखता था ना RBI, वो चेंज हुआ। बैंकिंग सिस्टम में लिबरलाइजेशन आने से प्राइवेट बैंक्स आई, फॉरेन बैंक्स आई, जिससे पैसे का संचार बढ़ा। इनकरेज कंपटीशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में कंपटीशन आने से क्वालिटी अच्छी हो गई। जब जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। तो इससे RBI जो रेगुलेटर था फैसिलिटेटर में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन पूछता है भाई कि WTO के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो बहुत आसान है, और कितने छोटे छोटे लाइन्स में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, WTO जो है फ्री एंड फेयर ट्रेड ग्लोबली हो, उसको प्रमोट करता है। ट्रेड बैरियर्स कम हो जाएं, जैसे कि जो टैरिफ्स टैक्सेस वगैरह होते हैं, कोटा जो कर देते हैं कि भी हर चीज़ नहीं मंगा सकते, वो ख़त्म हो जाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेंबर्स के बीच में व्यापारिक तौर पर, उसको सॉल्व करता है, और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है इंटरनेशनल बिजनेस के। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। व्यापारिक पॉलिसी रिफॉर्म्स कैसे आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर में? सबसे पहले तो टैरिफ्स कम हुए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो गई, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म हो गया, अब हम हर प्रकार का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते थे। एक्सपोर्ट बढ़ाया गया, इंसेंटिव देगा, जैसे कॉटन वगैरह जो कंपनी एक्सपोर्ट करेगी उसको सरकार सब्सिडी देती थी, जिससे और एक्सपोर्ट होता था। इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल वर्ल्ड से इंटीग्रेट हो गई इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कैसे हुआ 1991 में? तो देखिए, मैंने हर सेक्टर का असर देखा है। मैं आपके लिए जितने आंसर लाया हूँ उसमें आपको ओवरऑल हर सेक्टर का असर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर 1991 की पॉलिसी है तो उसका एग्रीकल्चर पे क्या असर है, फॉरेन ट्रेड पे क्या असर है, RBI वगैरह पे क्या असर है, सब लिखे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज पे क्या असर पड़ा? रुपी डिवैल्यूएशन टू बूस्ट एक्सपोर्ट। इंडियन रुपी को डिवैल्यू किया गया, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ा। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, हमने आज़ादी दी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने में, और मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम लेके आए। पहले हमारे देश में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, RBI रोज़ सुबह आकर रेडियो पे अनाउंस करता था इंडियन रुपी के प्राइस। लेकिन हम क्या लेके आए फिर? हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लेके आए, जो डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, मेजर एरियाज वेयर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। वो जगह बताइए, वो एरिया बताइए जहाँ पे लिबरलाइजेशन का वाकई में फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत आसान आंसर। लाइसेंसिंग खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन पर बढ़ोतरी हुई। फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या असर पड़ा?
बैंकिंग डीरेगुलेशन हुआ, आरबीआई का रोल चेंज हुआ, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। डीरेगुलेशन का मतलब है अब सब कुछ प्राइवेट होने लगा, क्वालिटी अच्छी होने लगी, कंपटीशन बढ़ा कैपिटल मार्केट में। ट्रेड सेक्टर पे क्या असर पड़ा, टैरिफ्स कम हो गए, इंपोर्ट बैरियर्स ख़त्म हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश में आए। टैक्स में क्या बदलाव आया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ और टैक्स स्ट्रक्चर को रेशनलाइज कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर में क्या चेंज हुआ भाई, डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को थोड़ी आज़ादी दे दी अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग रियल प्रोग्रेस इंडिया की क्या है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग रियल प्रोग्रेस है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। भाई बफर स्टॉक देश में कौन मेंटेन करता है, देखिए बफर स्टॉक में समझाता हूँ। किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूँ खरीद लिया जाता है कि भाई अगर आपका गेहूँ कहीं नहीं बिकेगा तो हम आपसे खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगी, और बड़े बड़े गोदाम में जमा कर दिया जाता है, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। और यही बफर स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में यानी राशन की दुकानों से गरीब लोगों को मिलता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं। तो ये कौन मेंटेन करता है, ये हमारे देश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई मेंटेन करता है। कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बताइए केरला का, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसका नाम है कुदुम्बश्री प्रोग्राम। नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, नबार्ड एपेक्स बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का माना जाता है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की बैंक होती है उसका हेड माना जाता है, वो हुआ था 1982 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, सिर्फ उगाना नहीं, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग फार्म प्रोड्यूस, उसे बेचना, जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड प्राइसिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट बताइए, कमर्शियल बैंक, क्योंकि इसमें नॉट एप्लीकेबल पूछा गया जो नहीं है। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल होती है कमर्शियल और हमें नॉट एप्लीकेबल बताना यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चांसेस काफ़ी रखता है आने के। इससे फॉर्मल क्रेडिट गैप कैसे ब्रिज होता है, ये क्वेश्चन आया था। इसका मतलब क्या है भाई, जो लोग बैंक्स वगैरह से लोन नहीं ले पाते तो आसपास की कम्युनिटी से सेल्फ हेल्प ग्रुप से उन्हें लोन मिल जाता है, खास करके औरतों को एम्पावर करता है। स्मॉल हेल्प ग्रुप आर ए स्मॉल ग्रुप्स ऑफ रूरल वीमेन हु पूल दियर सेविंग, जो आपस में मिलकर अपने पैसे को जोड़ती हैं और अपने मेंबर्स को सस्ती रेटों पर क्या देते हैं भाई, लोन देते हैं। इट प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल। तो माइक्रो क्रेडिट का भी अलग, अगर आपके सामने अलग से आंसर क्वेश्चन आ जाए, यही लिखना है। क्वेश्चन पूछेगा माइक्रो क्रेडिट का क्या रोल है देश के यानी कि रूरल डेवलपमेंट करने में, तो उसमें हम यही लिखेंगे। नेक्स्ट, एम्पावर विमेन बाय ऑफरिंग लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, हेल्प इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इससे गरीबी कम होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ोतरी मिलती है। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स बताइए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, उसके बेनिफिट्स बताइए। सबसे पहले तो हम कॉरपोरेटिव मार्केट की हेल्प ले सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं अपनी मंडी के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम देकर, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी अपना सामान बेच सकते हैं एज अ फार्मर। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं सरकारी वाले को छोड़कर। इससे बेनिफिट क्या मिलते हैं, मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं जिससे हायर प्रॉफिट मिलता है फार्मर्स को, फेयर प्राइस मिल पाता है खरीदने वालों को जिससे अच्छे से मार्केट एक्सेस होता है। इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है फार्मर्स का कंज्यूमर्स के बीच में। ये बहुत ही HOT क्वेश्चन है। डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस एग्रीकल्चर रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन क्यों होना चाहिए एग्रीकल्चर रिस्क कम करने के लिए। सबसे पहले जब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करना मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अलावा। सबसे पहले इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस, ये डिपेंडेंस कम करता है ट्रेडिशनल क्रॉप्स के ऊपर से। मिनिमाइजिंग इनकम फ्लक्चुएशन, जिससे इनकम फ्लक्चुएशन नहीं होती। इट इनकरेज शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, ये हमें लो वैल्यू क्रॉप से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ लेके आता है, यानी हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, जिससे बेटर रिटर्न्स मिलें। इट प्रमोट्स एलाइड एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, इसमें मिक्सअप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री जो जानवर का पशुपालन होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, फिशरीज लोग करते हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल इनकम जनरेशन, ऐसी इनकम जो आप लगातार कमा पाएंगे और रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है डाइवर्सिफिकेशन से। तो ये आंसर तो कई सारे क्वेश्चंस में चल जाएगा आपका जिसमें आपसे पास में डाइवर्सिफिकेशन का रोल पूछा जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव करने में। सबसे पहले सरकार ने रेगुलेशन ऑफ मार्केट करवाई है, अलग अलग जगह पर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए मार्केट सेटअप करवाई गई हैं।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सुविधा लेके आया है, जिसमें फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले उनकी खेती का। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन करवाया है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन देती है, जैसे कि एग मार्क वगैरह, तो जिस खेती पर होता है उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देती है, गोदाम की सुविधा देती है, जिससे जल्दबाजी में किसान अपना खेती ना बेचने खराब होने के डर से, जिसे स्ट्रेस सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने खेती की प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट एंड की इशू इन रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट क्या है, मतलब ये समझ ली चैप्टर की मेन थीम है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इम्प्रूविंग लाइफ स्टैंडर्ड्स इन विलेजेस, विलेजेस के लोगों का रहन सहन के तौर तरीका इंप्रूव करना, जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी हेल्थ देना, रोज़गार बढ़ाना, ये रूरल डेवलपमेंट है। इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला इशू है भाई गरीबी और बेरोज़गारी, क्योंकि सीजनल एग्रीकल्चर होता है, साल के कुछ समय तो काम मिलता है, कुछ समय नहीं मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में नहीं है, अच्छी सड़कें, बिजली, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है। और क्रेडिट की सुविधा, मार्केट की सुविधा सबको नहीं मिलती, लिमिटेड है। पुअर हेल्थ केयर होने के कारण से, एजुकेशन होने के कारण से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके फ़ायदे नुकसान। तो एक ही टॉपिक में सब तैयार, बुक का कुछ नहीं पढ़ के जाना। डेफिनेशन, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर में सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल कम किया जाता है और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। बेनिफिट्स हेडिंग के साथ में है आपके लिए। इससे हेल्दियर प्रोडक्शन होता है जो पेस्टिसाइड से फ्री होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी जो है ख़त्म नहीं होती और वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, जानवर पनपते हैं, पेड़ पौधे पनपते हैं। और इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और इसे ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे फॉरेन ट्रेड भी आता है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, ये ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं किया जाता, जिससे इसकी जो खेती है वो काफ़ी कम प्रोडक्शन कर पाती है कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में। और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा है। और ज़्यादा इसकी मार्केट बड़ी नहीं है क्योंकि इसकी अवेयरनेस प्रॉपर नहीं हो पाई है। और लॉन्गर टाइम टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। और इसमें खेती होने के बाद में ज़मीन से सारी, भाई इसमें फर्टिलाइज़र डले नहीं, तो इससे ज़मीन लॉन्गर टाइम लेती है रिकवर होने में। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में। सबसे पहले लोग एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, गोट फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे एडिशनल इनकम हो। रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिससे बढ़ें, फिशरीज़ को अपना सकते हैं, जिसमें इनलैंड एंड मरीन फिशिंग होती है, जिससे अर्निंग्स अच्छी हो। एक्वाकल्चर पिस्कीकल्चर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। तो पहला देखिए एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा फिशरीज़, तीसरा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मेडिसिन प्लांट्स होते हैं। इसे गोल्डन रिवोल्यूशन में किया जाता है। इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रोवाइड की जाती हैं और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है। दीज सेक्टर डाइवर्सिफाई करते हैं इनकम को, यानी एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं होता फिर किसान, जिसमें एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम होती है और रूरल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में समृद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल की सिंपल सी डेफिनेशन, लोगों के स्किल्स, नॉलेज, उनकी एबिलिटीज़ जो कि देश के इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में योगदान दें, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। उसे अच्छा कैसे किया जाता है, उसको अच्छा करने के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर पर ध्यान देना है। भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन जिससे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और इन्फॉर्मेशन ऑन द जॉब मार्केट एंड एजुकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मिले कब कौन सी नौकरी निकली है। वो इंडिकेटर बताइए जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन अचीवमेंट हुआ है। पहला लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब है कि देश में कितने लोग किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं। दूसरा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये हमारे देश का 110% है, लेकिन अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बार बार उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे नहीं निकल रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट एंड कितने एवरेज ईयर लोग स्कूलिंग के लेते हैं। 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज कीजिए जिसमें ह्यूमन कैपिटल पे इंपॉर्टेंस दी गई। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नहीं आया था, जब आया था आप लोग याद रखिए। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर में ह्यूमन कैपिटल को इंपॉर्टेंट बताया गया और उस पर ध्यान दिया गया, जो कि 1985 से 1990 तक चला था, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सप्रेशंस। तो सुनिए, ये ऑप्शन सी है, ये कैसे कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सेस है परसेंटेज पे, वो कितना लगता है भाई? 2%। यानी एजुकेशन सेस परसेंटेज ऑन यूनियन टैक्सेस पे कितना है? 2% है।
नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड दियर रोल। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है। काम के साथ साथ सिखाने से उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी होती है और काम करने की क्वालिटी बढ़ती है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और विदाउट फॉर्मल एजुकेशन के व्यक्ति कई सारी चीज़ें सीख सकता है। माइग्रेशन पर खर्चा करने का बेनिफिट ये होता है कि लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर जॉब मिल जाती है, जिससे उनकी हायर इनकम होती है। इससे नॉलेज इंप्रूव होती है और स्किल डेवलपमेंट होते हैं। भाई हम अलग अलग राज्यों से कारीगरों को बुलाते हैं काम करने के लिए, आर्टिस्ट को बुलाते हैं कई सारी मूर्ति बनाने के लिए। इससे क्या होता है, यहाँ के लोग भी सीखते हैं उस चीज़ को। इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करके क्या बेनिफिट मिलता है, तो देखिए ये बड़ा ना घूमा फिरा सवाल है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो आंसर देखिए। जब आप इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करते हैं तो लोग अच्छी जॉब ढूंढ पाते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इससे बेरोज़गारी कम होती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो कोई भी एजुकेशन का क्वेश्चन आ जाए गवर्नमेंट के रोल का, यही आंसर लिखना है, पूरे नंबर हैं। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंदर मुफ्त शिक्षा दी जाएगी हर बच्चे को। नेक्स्ट, मिड डे मील, खाना मुफ्त दिया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020, जिसमें स्किल्ड बेस्ड लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड हेल्दी लेबर फोर्स। अगर हम बेटर हेल्थ केयर रखेंगे तो देश में एब्सेंटेजम कम होगा, मतलब लोग डेली काम पर आएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हेल्दी इंडिविजुअल ज़्यादा मात्रा में जीडीपी प्रोड्यूस करेंगे। और इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इनहेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिससे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा। ह्यूमन कैपिटल नापते वक्त क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। सबसे पहले कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है कि कैसे नापा जाए। स्किल्स को कैसे नापेंगे, किसी को कोई तरीका नहीं है। प्रोडक्टिविटी कैसे नापेंगे, कोई तरीका नहीं है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर अलग अलग जगह पर अलग अलग है, यानी वेरी करती है, तो ये भी दिक्कत है। और इंसानों का प्रभाव ना डायरेक्ट नहीं पड़ता किसी चीज़ पर, ग्रोथ पर इनडायरेक्टली पड़ता है और लंबे समय तक पहचान में आता है, तो समझ नहीं सकते, एक बार में स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन एजुकेशन स्पेंडिंग। इंडिया का 6% ऑफ जीडीपी टारगेट है, यानी कि हम अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करें। इंडिया अभी तक इसे पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाई है और उसका अभी तक खर्चा सिर्फ 3 से 4% होता है जीडीपी का। इट इंक्रीज फोकस थ्रू द पॉलिसीज़ लाइक एनईपी, लेकिन उसने कोशिश की है एनईपी जैसी पॉलिसीज़ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करने की। एंड नीड फॉर हायर इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग, और हायर इन्वेस्टमेंट किया है क्वालिटी अच्छी करने के लिए और वोकेशनल यानी कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जॉब ट्रेनिंग वगैरह की भी जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो देखिए मैं जितने पॉइंट्स लिख रहा हूँ याद करिए। जो ह्यूमन कैपिटल है वो नैरो कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है, यानी बड़ा कंसेप्ट है, इसके अंदर में ह्यूमन कैपिटल आता है। दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ एजुकेशन एंड हेल्थ पर ध्यान देता है, सिर्फ लेबर फोर्स अच्छी करने के लिए, कि देश में सिर्फ लेबर फोर्स अच्छी हो जाए, काम करने वालों के स्किल्स वगैरह अच्छे हो जाए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट करता है ये इस पर्पज़ से करता है कि व्यक्ति का ओवरऑल वेलबींग हो, यानी हर क्षेत्र में उसका विकास हो और उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाए, जैसा वो आज है उससे बेटर ही हो। ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन कैपिटल हमारे देश की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा देगा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन सभी देशवासियों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक तरीके से कह सकते हैं ये क्वांटिटी चेक करता है, बढ़ावा देता है, और एक क्वालिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बोले तो बिल्डिंग्स वगैरह की बात हो रही है, तो फिजिकल कैपिटल होता है वो टेंजिबल होता है, जिसे मार्केट में बेचा खरीदा जा सकता है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो इनटेंजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको बेचा नहीं जा सकता मार्केट में। फिजिकल कैपिटल को सेपरेट किया जा सकता है उसके ओनर से, तो ये सेपरेबल है। ह्यूमन कैपिटल सेपरेबल नहीं है, ये इनसेपरेबल है। नेक्स्ट, फिजिकल जो कैपिटल है वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल टाइम के साथ एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन बताइए। सबसे पहले जब लोग स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर हेल्दियर पॉपुलेशन होगी उससे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। रिसर्च एंड इनोवेशन होने से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, और ज़्यादा लिटरेसी एंड स्किल्स होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। बेटा सभी पॉइंट्स याद कर लीजिए, कई सारे आपके आंसर्स तैयार हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। भाई इंडिकेटर बताइए, एक
अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एनालाइज करने की। तो सबसे पहले बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर ध्यान रखेंगे तो आप देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को एनालाइज कर पाएंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट विद 10+ वर्कर्स, जब 10 से ज़्यादा वर्कर्स किसी इंस्टीट्यूट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसे फॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देने की बात किस स्कीम के अंदर होती है? तो MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006 में आया था। 2005 में बना था, 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता कहाँ से है? हमें कैसे पता कितने लोग बेरोज़गार हैं? तो सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू पता चलता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका वन वर्ड एक बार क्वेश्चन आ चुका है, NSSO, इसके थ्रू पता चलता है। और पीरियोडिक यानी टाइम टू टाइम रिलीज होने वाले लेबर फोर्स के द्वारा किए गए सर्वे भी हमें बताते हैं कि कितना बेरोजगार और कितना रोजगार व्यक्ति देश में है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की डेफिनेशन क्या है और कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है द परसेंटेज ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, देश के टोटल पॉपुलेशन में से कितने % लोग एक्चुअली काम में लगे हुए हैं, उसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें डिफरेंस करना है हायर्ड एंड कैजुअल वर्कर्स के बीच में। हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे किसी के द्वारा हायर किए जाते हैं, इनकी फिक्स्ड वेजेस या सैलरी होती है। कैजुअल वर्कर रेगुलरली काम करते हैं, इनको डेली और वीकली वेजेस पे काम मिलता है और उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब चाहे तब इनको निकाला जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस हायर्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, खुद का बिजनेस संभालते हैं, खुद को काम देते हैं। हायर्ड वर्कर्स दूसरों के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और बदले में वेजेस लेते हैं। मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट, इंडिया के जो रोज़गार है उसका मल्टीफेसेट कैसे है? तो सबसे पहले समझिए, डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, हमारे देश में इनफॉर्मलाइजेशन है, यानी 90% ऑफ द वर्कफोर्स लो पेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। हमारे देश में सीजनल एंड डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है साल के कुछ टाइम तो काम है, बाकी टाइम नहीं है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा लोग, व्हेन मोर पीपल आर एंगेज इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड, उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी का मतलब है फ्रीलैंसिंग बढ़ी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ज़्यादा होने लगा है एज़ कम्पेयर टू हायर्ड वर्कर। लोग कैजुअल, रेगुलर वाले की जगह लोग कैजुअल वर्कर बनते चले जा रहे हैं, जिसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रोज़गार बढ़ाने के लिए और गरीबी कम करने के लिए सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं? तो सबसे पहले है MG नरेगा, इससे रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा स्किल इंडिया मिशन, जिससे जॉब ओरिएंटेड स्किल्स अच्छे होते हैं। स्टार्टअप इंडिया या मुद्रा योजना, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होती है। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिलती है। वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एंड अर्बन एरियाज, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वर्कफोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज, 60% लोग एग्रीकल्चर में हैं। हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में लोग इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हैं। मोर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इन रूरल एरियाज, इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज की क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर की। तो फॉर्मल सेक्टर में देखिए सारा का सारा जो पब्लिक सेक्टर है वो तो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। इनफॉर्मल में जहाँ पर 10 से ऊपर के लोग हैं, मिनिमम 10 लोग तो चाहिए, तो फॉर्मल सेक्टर होगा, और अगर 10 से कम है तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर होगा। तो 10 से लोगों का भी याद रखिएगा। और जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं प्रॉपर्ली, लॉज फॉलो हो रहे हैं, लॉ अबाइड हो रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर। जहाँ नहीं हो रहे वो इनफॉर्मल सेक्टर। भाई दुकान पे जो बेचारे छोटू नाम के बच्चे जो काम करते रहते हैं, जैसे जूते की दुकान पे डिब्बा विब्बा फेंकते हैं, तो उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी थोड़ी ना बेचारों की, तो सिर्फ वहाँ काम आ रहे हैं, कब निकाल दी जाए पता नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई रेगुलर सैलरी नहीं, छुट्टी पर भी पैसे काट दिए जाते हैं। तो ये लोग सब इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट हैं। और देश में एक ट्रेंड देखा गया है, लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, एजुकेशन में दिक्कत है। तो ये सब कारण है इनफॉर्मलाइजेशन के। नेक्स्ट सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए इंडिया के वर्कफोर्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडिया में मेनली वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है।
एग्रीकल्चर में 41% वर्कफोर्स है जो कि डिक्लाइन दिखा रही है। इंडस्ट्री में 26% है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग का पार्ट है। और सर्विस सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोथ सेक्टर बताया गया जिसमें 33% वर्कफोर्स है। क्या क्या शिफ्ट देखा गया टाइम टू टाइम? 1950s में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड से 75% वर्कफोर्स जो थी वो कम हुई। इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर बढ़े जिससे इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से ये सब हुआ। और 2000 के बाद में आईटी सेक्टर बहुत ग्रो करा, बैंकिंग सेक्टर बढ़ा, ट्रेड अच्छा हुआ और कम्युनिकेशन सेक्टर ने बहुत बूस्ट हासिल करा। तो ये ट्रेंड है, ये इस बार आ सकता है। की ऑब्जर्वेशंस क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में बहुत कम है उसके वर्कफोर्स के कंपैरिजन में, यानी लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन जीडीपी कम है। इससे हमें पता चलता है वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। सर्विस सेक्टर 50% से ऊपर जीडीपी में योगदान देता है, इसका मतलब लोग यहाँ कम हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रेजुअल वर्कफोर्स शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड सर्विस। देखा गया कि ज़्यादा अर्बनाइजेशन आने से, इंडस्ट्रीज बढ़ने से लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करें। क्या क्या चैलेंजेस हैं बेटा इसको लेकर? सबसे पहले हमें अपने देश में नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट टू एब्जर्व द वर्कर्स इनटू हाई प्रोडक्टिव सेक्टर्स, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमईज टू क्रिएट मोर जॉब्स। एमएसएमई मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है जिससे इनकम लेवल अच्छे हों और प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। फोटोवोल्टिक सेल्स की मदद से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एम्फेसिस किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है भाई? आज के लोगों की ज़रूरतें इस तरीके से पूरी की जाएं कि फ्यूचर की क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि हमने ये दुनिया उनसे उधार की तरह से ली है। आने वाले समय में वही लोग इस दुनिया का इस्तेमाल करेंगे। ये डेफिनेशन ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा बताई गई थी 1987 में। प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट सस्टेनेबल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल 100% ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि कैसे आज की जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है। सबसे पहले तो यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली जिससे डिप्लीशन ना हो, कमी ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी को अडेप्ट कर जैसे सोलर और विंड। पॉल्यूशन को कम करके, वेस्ट को कम करके, कैसे? रिसाइकिल करें, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें और बायोडाइवर्सिटी को बचाकर, जैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण से, CO2 और CH4। कारण क्या है भाई? फॉसिल फ्यूल जलाने से, पेड़ काटने से और इंडस्ट्रियल एमिशन से ये हो रहा है। इसका असर क्या है भाई? तो एक कितने छोटे से टॉपिक में आपको सब तैयार हो गया। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और वेदर पैटर्न बदल रहा है। सॉल्यूशन क्या है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, पेड़ पौधे लगाएं और कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी रीसेंट कंसर्न है। क्यों? क्योंकि रीसेंट टाइम्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत हुआ है जिससे पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है जिससे कारण है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लाइमेट चेंज हुआ है, बायोडाइवर्सिटी खोई है जो कि रीसेंट डिकेड्स में देखा गया। इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस है भाई इन्वायरमेंट को लेकर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन। तो सबसे पहला अभी हमारे सामने डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट कम हो रहे हैं अर्बनाइजेशन होने से। एयर वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, दिल्ली में तो भाई स्कूल्स भी बंद रहे थे। इंडस्ट्रियल एमिशंस और अनट्रीटेड सीवेज वाटर के कारण से ये प्रॉब्लम है। ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत यूज़ होता है। वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं जिससे प्लास्टिक का इंक्रीजमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अनप्रिडिक्टेबल मानसून यानी बारिश का टाइम चेंज हो रहा है और अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजीज बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन हो, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इफ़िशिएंट इरिगेशन, इसको प्रमोट करें। जब एक्सट्रैक्शन ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज एक्सीड्स द रीजनरेशन, जितना हम ज़मीन से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, इस पृथ्वी से निकाल रहे हैं और रीजनरेशन रेट कम है, निकाल ज़्यादा रहे हैं, बन कम रहा है, जिससे सप्लाई डिमांड का रिवर्सल हो जाता है, जिससे रिसोर्स डिप्लीट होने लगते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है ज़रूरत से ज़्यादा निकालने पर। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज फाइनाइट है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर
वो क्या होते हैं, रिप्लेनिश करने में नेचर को बहुत दिक्कत होती है। डिक्लाइन इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जिससे रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग करने पे, डिफॉरेस्टेशन करने पे, पानी एक्सट्रैक्ट करने से लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, जिससे रिसोर्स की डिमांड और ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन उसकी सप्लाई कम होती चल रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने से सॉइल इरोजन होता है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रेजेस प्राइस, पैसे महंगे होते हैं जिससे इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रप्शन होता है और लाइवलीहुड पे असर पड़ता है। वाटर क्राइसिस आते हैं और एनर्जी की शॉर्टेज होती है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है इसका, कंजर्वेशन करिए, रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जाइए, एफिशिएंट रिसोर्स का यूज़ कीजिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि एफॉरेस्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन मदद करेंगी इस बैलेंस को ठीक करने में। हमारे की पॉइंट्स हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में शुरू हुआ था, जिसका मेन एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन। रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 में, चाइना में हुए थे 1978 में, पाकिस्तान में हुए थे 1988 में। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में इंट्रोड्यूस की गई थी पॉपुलेशन को रोकने के लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है एक साल में, एक साल के होने से पहले 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ बिलो 1 ईयर एज पर 1000 इन अ गिवन ईयर, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज मीडियम टर्म प्लान, जो कि 1956 में शुरू हुए थे। दो इंडिकेटर्स बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट के, यानी कैसे पता कर सकते हैं कि देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। पहला, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक कीजिए और लिटरेसी रेट। जैसे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 टू 68 वेरी करती है, लेकिन जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल है, यानी कि वहाँ का एवरेज व्यक्ति 90 ईयर्स जीता है। और लिटरेसी रेट। GLF के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाइना के, बस आपको यही लाइन लिखनी है जो मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करिए अभी बैठ के मेरे साथ। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1958 बाय माओ जेडोंग। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था चाइना के अंदर में। इट इनकरेज कलेक्टिव फार्मिंग बढ़ानी थी, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैकवर्ड इंडस्ट्रीज, यानी हर घर के पीछे बैकयार्ड में क्या हो भाई, इंडस्ट्री सेटअप हो, तो बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगाने का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, खास करके स्टील प्रोडक्शन के लिए। इट लीड्स टू इकोनॉमिक फेलियर एंड फेमाइन, लेकिन इससे इकोनॉमिक फेलियर हुआ और फेमाइन आया 1959 टू 1961 में, ड्यू टू पुअर प्लानिंग एंड रिसोर्स मिसमैनेजमेंट। देखिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा मैंने एक साथ कर दिया है। कंपैरेटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर से बड़ी टेबल तो समझ में आती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम ये लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, याद कीजिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट GDP है इन तीनों में। हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ है भाई, चाइना में। मिक्स्ड इकोनॉमी किस में है, इंडिया पाकिस्तान में। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सा है भाई, किस में है, चाइना में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 130 है 2016-17 के अकॉर्डिंग। लोएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ है, चाइना में। और लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान में 66 ईयर की। भाई कई बार पेपर में देखा गया लिबर्टी इंडिकेटर आ गया, बच्चों को पता ही नहीं होता। तो लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है मेजर ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम इन अ कंट्री। देश के लोगों को राजनीतिक और आसपास की नागरिक आज़ादी कितनी मिली हुई है, उसे लिबर्टी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी है, एक्सेस टू जस्टिस है, फ्री मीडिया है, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वो भी मैं अलग से ले आया हूँ। चाइना का हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 77 ईयर्स का। लिटरेसी रेट है 96% का, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रॉग हैं। इंडिया की मॉडरेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लगभग 70 वर्ष और लिटरेसी रेट है 78%, लेकिन इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66 ईयर्स के आसपास और लिटरेसी रेट मात्र 58% है, जो कि स्लो प्रोग्रेस ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी का भी अलग से मैं आपके लिए आंसर ले आया हूँ। ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एनालिसिस समझेंगे तो इंडिया की मिक्स इकोनॉमी है, हमने ध्यान दिया सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर के ऊपर 1991 तक, और फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आए। चाइना में कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो होता है, जहाँ पे मार्केट रिफॉर्म्स 1978 में आए, जिससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी सेकेंडरी सेक्टर में चाइना स्ट्रांग हुआ। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो खूब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को फॉलो करा, लेटर बाद में उसने लिबरलाइज कर लिया खुद को 1988 में, लेकिन उसके देश में फिर भी इंस्टेबिलिटी रही। नेक्स्ट आंसर आपके लिए सेक्टरल कंट्रीब्यूशन लेके आया हूँ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में। इंडिया लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है, लेकिन जीडीपी शेयर सबसे ज़्यादा 55% है। जीडीपी शेयर एग्रीकल्चर का बहुत कम है, मात्र 17-18% है, क्योंकि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है भाई और मॉडर्नाइजेशन की कमी है।
चाइना में हाई मैन्युफैक्चरिंग शेयर है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है जीडीपी में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल ड्रिवन ग्रोथ है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर 38% और सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है, लेकिन स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स। सबसे पहले इंडिया लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, जिसकी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ है चाइना से, तो इसका मतलब हम एक टाइम पे चाइना को पार कर लेंगे और शायद कर भी लिया होगा। चाइना एजिंग पॉपुलेशन ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी, पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, लो फर्टिलिटी रेट है। चाइना में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है और लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आई होप आप सभी को इंडियन डेवलपमेंट का पूरा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपने मेरे साथ अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। अगली बार रिवीजन के लिए इस वीडियो को 2x पर देखिएगा, जिससे कम से कम समय में पूरी इंडियन डेवलपमेंट फिर से आपकी रिवाइज हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आपका दिन शुभ हो।